एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारी टीजीटी साइंस 2025 के लिए बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम DSSB के 2018 के चारों पेपर डिस्कस कर चुके हैं। हमारा 2023 में जो EMRS का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे DSSB में 2021 में जो शिफ्ट हुई उनमें से भी हम 3 शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे अपनी 4th शिफ्ट जो कब हुई थी, 25/9/2021 फीमेल की शिफ्ट थी। तो इसमें बायोलॉजी के क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इनमें से कौन सी जियोथर्मल एनर्जी की लिमिटेशन नहीं है। इफ हार्नेस्ड करेक्टली, जियोथर्मल एनर्जी कैन प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स। इम्प्रॉपर ड्रिलिंग इनटू द अर्थ कैन रिलीज hazardous minerals and gases. Geothermal power plant sites are prone to running out of steam in the long run. Geothermal power plants have very high running cost. तो आपको पता है जब हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, वहां पर जो थर्मल स्पॉट्स है उसको अगर आप इनकरेक्टली हार्नेस करोगे तो वहां से क्या रिलीज हो सकते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। इम्प्रॉपर ड्रिलिंग अगर आप करोगे बहुत सारे हजार्डियस मिनरल्स और गैसेस भी निकल सकते हैं, तो ये भी लिमिटेशन है। और जियोथर्मल एनर्जी जो है विद टाइम, जब बहुत टाइम बीत जाएगा तो वहाँ पे है ना स्टीम ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये भी लिमिटेशन है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए इतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो बाकी है वो हमारे लिए बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। About 60% of the incoming solar radiation is absorbed by the upper atmosphere. Solar power plant cannot produce energy if the sun is not shining. Establishment of solar power stations can be very expensive. Solar panel need to be regularly maintained and cleaned to continue generating electricity. तो आपको पता है जब भी कभी आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको कंटिन्यूसली उसे साफ करना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते रहे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। सोलर पावर स्टेशन को जब आप लगाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव बैठते हैं, आपको पता है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो ये बात है कि सोलर पावर प्लांट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे अगर सन नहीं शाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये भी सही बात है। अगर वो चार्ज ही नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे। लेकिन जो ये बात है कि 60% इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है उसको हमारा अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स हाई इन शुगर एंड स्टार्च कंटेंट आर ग्रोन एंड देन फर्मेंटेड विद ईस्ट टू प्रोड्यूस। तो ऐसी शुगर्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर है ना शुगर कंटेंट, स्टार्च कंटेंट बहुत हाई होता है, फिर हम क्या करते हैं उसको फर्मेंट करते हैं ईस्ट के साथ, ताकि हमें क्या मिल सके, इथेनॉल मिल सके, मीथेन गैस मिल सके, फर्टिलाइजर्स बना सके हम, या फिर पेट्रोलियम बना सके। तो आपको पता है जब बहुत हाई शुगर कंटेंट वाली क्रॉप्स को हम फर्मेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपका जो टूथ एनिमल है, ठीक है, वो किससे मिलके बना होता है, जो आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट। तो आपको पता है हमारा जो टूथ एनिमल है वो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट से, और ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करता है, ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया, सार्कोडिना, या फिर माइसिटोजोआ। तो आपको पता है जो हमारा लेशमेनिया है वो हमें क्या कॉज करता है, काला अजर कॉज करता है, और जो हमारा ट्रिप्नोसोमा है वो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो हमारे शरीर में जो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं वो किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ई कोलाई, हेलिकोबैक्टर पायरोली, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, या फिर क्लोरोफ्लेक्सी। तो आपको पता है हेलिकोबैक्टर पायरोली की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर होते हैं। इसकी खोज 2 साइंटिस्ट ने की थी जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। आपको उनके नाम मुझे बताने हैं कॉमेंट्स में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो इनमें से कौन टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, मार्सिलिया, क्लैडोफोरा, फ्यूनेरिया, या फिर मार्केंशिया। तो आपको पता है जो हमारा मार्सिलिया होता है वो क्या है, एक टेरिडोफाइट है। नेक्स्ट है, द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद डैश एपिथीलियम। तो हमारा जो ईसोफेगस है और हमारे माउथ की जो लाइनिंग है वो कौन से एपिथीलियम से मिलकर बनी होती है, स्क्वेमस एपिथीलियम, कॉलुमिनार एपिथीलियम,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो टिश्यू वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे माउथ की लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, स्क्वैमिश एपिथेलियम से मिलकर बनी है। हमारा ईसोफेगस भी उसी से लाइंड रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5R टू सेव द इन्वायरमेंट। तो आपको बताया इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम 5R फॉलो करते हैं, उनमें से कौन एक उसका पार्ट नहीं है। रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रिप्रोड्यूस। तो आपको पता है रिफ्यूज करना होता है, रीयूज करना होता है, रिड्यूस करना होता है, रिसाइकल करना होता है, ठीक है, लेकिन रिप्रोड्यूस उसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism। तो थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा महाकुंभ चल रहा था, जिसके अंदर है ना यही बैक्टीरिया जो है वो टेस्ट किया गया पानी के अंदर। जैसे ही ये पानी के अंदर मिलता है तो हम मानते हैं कि हमारे पानी के अंदर है ना बहुत सारा फीकल मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने फीकल मटेरियल को वाटर बॉडी के अंदर सीधा पास कर रहे हो तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया कहाँ पे मिलने लग जाएगा, हमारी वाटर बॉडी के अंदर मिलने लग जाता है। तो आपको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, कैंपिलोबैक्टर, सैल्मोनेला, कॉलीफॉर्म या फिर लिस्टेरिया। तो आपको पता है जो हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, फीकल मटेरियल के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर जाता है, और उस फीकल मटेरियल को डायरेक्टली अगर हम अपनी वाटर बॉडी में डाल रहे हैं तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, जब आप अपनी वाटर बॉडी को चेक करते हो तो कॉलीफॉर्म वहाँ पे मिलता है। तो हम समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशन प्रेजेंट है हमारे पानी के अंदर। नेक्स्ट है इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर, दे वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू। तो पहले एक बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, 2 बन गए, 2 से फिर 4 बन गए। अब ये सारे के सारे एकदम सेम है बट इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो वो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस क्यों आए, डिफेक्ट्स इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिफेक्ट्स है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर ने उनको सिलेक्ट किया है, एडवांटेज इन सर्वाइवल, ये जो चेंजेस उनके अंदर आए उनके सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, या फिर डीएनए कॉपिंग के दौरान स्मॉल इनएक्यूरेसीज देखने को मिलता है। तो आपको पता है जो हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिजम्स है, और उनके अंदर क्या होता है स्मॉल इनएक्यूरेसीज देखने को मिलती है जब उनका डीएनए कॉपी हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस, ये वेरिएशंस आपको उनके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद इन द डैश, पॉलन ट्यूब, ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टेमन। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है वो कई बार डिवाइड होता है और क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होता है, पॉलन ट्यूब के अंदर, ओव्यूल के अंदर, स्टिग्मा के अंदर या फिर स्टेमन के अंदर। तो ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा होता है, हमारा एम्ब्रियो कहाँ फॉर्म हो रहा होता है, ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। तो इनमें से कौन सा फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो 2 टाइप के फ्लावर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जिसके अंदर सिर्फ 1 सेक्स प्रेजेंट है तो मेल या तो फीमेल, उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, और अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है उनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस या फिर पंपकिन। तो पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पंपकिन जो है वो भी यूनिसेक्सुअल है। लेकिन जो हमारा हिबिस्कस होता है, गुड़हल होता है, वो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड बाय ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम जो एक प्लांट होता है उसके अंदर आपको कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड देखने को मिलता है, स्पोरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बाइनरी फिजन या फिर रीजनरेशन, ठीक है। तो स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, हमारी जितनी भी फंजाई है मोस्टली उनके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं। बाइनरी फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। रीजनरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो ब्रायोफाइलम है वो किससे प्रोपेगेट होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट होता है। आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम की पत्ती अगर गिर गई है उसकी मार्जिन से है ना न्यू प्लांट के बर्ड्स जो है वो निकलने लग जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो आपके शरीर में ना थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बनता रहे उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कॉपर, आयोडीन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो आपको पता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से T3 एंड T4 हार्मोन को बनाता रहे उसके लिए हमारी डाइट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं तो आपका थायराइड जो है वो एकदम परफेक्टली काम करता है और थायरोक्सिन हार्मोन को एकदम आराम से रिलीज करता रहेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन सा स्ट्रक्चर करता है? वर्टिब्रल कॉलम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम या फिर फेसिकल। तो आपको पता है जब भी कभी आप अपनी बैक को टच करोगे तो आपको है ना बहुत सारी बोन्स वहां पर फील होती है, एक बहुत सी लंबी बोन आपको फील होती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन इन ऑल द ऑर्गन्स। तो हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का काम कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड करता है? तो मैंने आपको है ना एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो वन शॉट में जनरल साइंस में कराया, तो वो जरूर देखिएगा अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है। एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एड्रिनालिन नाम का हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करने का काम करता है। ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम करती है। उसके अलावा जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपके गले में प्रेजेंट है, T3 एंड T4 को रिलीज करने का काम करता है। लेकिन जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स पे वो डिफरेंट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इनमें से कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है? डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस या फिर डेल्टॉइड। तो डेंड्राइट देखने को मिलती है, एक्सॉन भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन डेल्टॉइड नाम का कोई पार्ट आपने नहीं पढ़ा होता न्यूरॉन के अंदर। ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवेयर भी प्रेजेंट होती है, शॉन सेल भी प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। Where does the first step of nutrition in organism, the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule in 3 carbon molecule called pyruvate take place? तो आपकी बॉडी के अंदर जब फूड टूट रहा होता है, ठीक है, तो हमारा जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन कहाँ पर टेक प्लेस करता है? क्रोमैटिन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखो ये वाला जो स्टेप है ना, ये सब में होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो है वो किसमें टूट जाता है? पायरुवेट में टूट जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डाइजेशन इन स्टमक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ विच एंजाइम? पेपेन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर हाइड्रोलेसिस। तो आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसका काम क्या होता है? एक एंजाइम को एक्टिवेट करना। हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए, और वो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। पेप्सिन का रोल क्या होता है? आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन करना, किसका काम है? पेप्सिन का काम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है उनमें से कौन सा पार्ट नहीं होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल होता है। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू एयर, तो ये है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होता है, ये ट्रांसपिरेशन के दौरान होता है। जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या होता है? वाटर वेपर का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। किसके थ्रू? लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट कॉज यूट्रिफिकेशन। ठीक है, तो यूट्रिफिकेशन कौन कॉज नहीं कर सकता है? नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, अमोनियम सॉल्ट या फिर ऑयल स्लिक। तो आपको पता है यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है जब आपकी जो लेक होती है, जब वो न्यूली फॉर्म्ड होती है तो वो बहुत ही, उसका पानी जो एकदम साफ दिख रहा होता है, विद टाइम क्या होता है उसके अंदर है ना बहुत सारे मिनरल्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गी ग्रो करने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम बोलते हैं। वो एल्गी क्यों ग्रो करती है? क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पर प्रेजेंट है, और वो कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं? मेजरली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑयल स्लिक जो है वो यूट्रिफिकेशन कॉज करने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपकी लेक के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक नॉट डिपेंड। तो जब आपकी जो लेक है वो धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जाती है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? क्लाइमेट पे, साइज ऑफ द लेक, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो देखो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है, साइज ऑफ द लेक पे भी डिपेंड करती है, और इन्होंने कहा किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो इन दोनों पे तो डिपेंड करती है, तो नाइदर वन नॉर टू। तो आपके क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता है नेचुरल एजिंग पे, और साइज क्या है आपकी लेक का उस पे भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस विंड्स। तो आपके
कौन से फैक्टर जो है वो विंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी अर्थ का रोटेशन या फिर माउंटेन रेंज की प्रेजेंस? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो देखो जो हवाएं चलती है ना हमारे प्लैनेट पे, उसमें है ना रोटेशन ऑफ अर्थ का भी रोल प्ले होता है और माउंटेन रेंज कहाँ पर प्रेजेंट है इसका भी रोल प्ले होता है, ठीक है, तो बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? टॉप सॉइल दैट इज बेयर ऑफ वेजिटेशन इज लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली, वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज अ रोल टू प्ले इन percolation of water into the deeper layer, the process of soil erosion is very easy to reverse, the soil that we see today in one place has been created over a very long period of time। तो आपको पता है हमारी जो सॉइल है, हमारी जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल लेयर है, उसको बनने में ना बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। टॉप सॉइल जहाँ पर है ना कोई भी पेड़ पौधे नहीं लग रखे, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी हवा आएगी उसको उड़ा के ले जाएगी, तो ये भी सही बात है। वेजिटेटिव कवर, जितने ज़्यादा जो है वो पेड़ प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगी, उनकी रूट जो है मिट्टी को बांध के रखती है और जब बारिश का पानी गिरता है उसको पर्कुलेट करने में भी हेल्प करती है। सॉइल इरोजन के प्रोसेस को आप बहुत आराम से रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक जगह से टॉप लेयर उड़ के चली गई ना तो हज़ारों साल लग जाएंगे हमें फिर से अच्छी लेयर बनाने में, ठीक है, तो सॉइल इरोजन को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो इनमें से कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर आप नहीं पढ़ते हो? वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल या फिर ओजोन साइकिल, ठीक है, तो हमारी जो ओजोन साइकिल होती है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंडर नहीं आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैट, तो कौन सी क्रॉप से आपको फैट्स मिलते हैं? ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, पी या फिर मस्टर्ड? तो ब्लैक ग्राम और पी से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। मिलेट से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और आपकी जो मस्टर्ड है उससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है, ठीक है, सरसों से क्या मिलता है आपको? फैट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो आप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स, आप बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहे हो उसका यील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट, जितनी ज़्यादा आप हायर ध्यान दोगे उतना ही आपको नुकसान होगा, यील्ड उतनी कम होगी। देयर इज अ को रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड, जितने आप इनपुट्स लगाओगे उसमें एक को रिलेशन रहता है, उतना ही आपको फायदा भी पहुंच रहा होता है। देर इज समटाइम अ रिलेशनशिप एंड समटाइम नो रिलेशनशिप बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड, देखो जितना आप एफर्ट डालोगे ना उतना ही रिजल्ट भी आता है, तो देर इज अ को रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं, उतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने सारा वीड हटाया, आपने सही से पानी दिया, फर्टिलाइजर दिया और उल्टा आपको यील्ड कम मिलेगी, ठीक है, वो कुछ रेयर कंडीशन में होता है, ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है, ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा ओले गिर गए, एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर है ना हम कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड की तरह कौन इस्तेमाल किया जाता है? रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीम लीव्स या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखो ऑर्गेनिक मैन्योर हम डालते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया बायो पेस्टिसाइड का रोल प्ले कौन करता है, ठीक है, इंसेक्ट्स को भगाने का काम कौन करता है? तो आपकी जो नीम की पत्तियां होती हैं वो ये काम करती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैटल फार्मिंग, तो कैटल फार्मिंग के बारे में गलत स्टेटमेंट। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टोटली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड, एक्सोटिक एंड फॉरेन ब्रीड आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, लोकल ब्रीड शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज। तो आपको पता है जितनी भी हमारी लोकल ब्रीड्स है ना, रेड सिंधी है, साहिवाल है, इनके अंदर जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड को हम इसीलिए ज़्यादा चूज़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर है ना लैक्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है और वो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा देते हो, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन टोटली सिर्फ लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है, ये गलत बात है। सम पॉइंट तक करता है पर टोटली नहीं डिपेंड करता, ठीक है। नेक्स्ट है फिश कल्चर कैन बी डन इन कॉम्बिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो फिश कल्चर जो है वो किस क्रॉप के कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो? कॉटन, राइस, व्हीट या फिर ग्राउंडनट। तो आपको पता है चावल के अंदर है ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, और उसी पानी में आप है ना फिश के सीड्स डाल दोगे तो आपको फिशेस भी मिल जाती हैं, ठीक है, तो फिश कल्चर जो है वो हम राइस के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, तो हमारे प्लांट्स को कितने न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स चाहिए? 12,
14, 16 या फिर 18। तो मैंने आपको बताया था कि 16 होते हैं, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो वाटर एंड सॉइल से मिल जाते हैं, और बाकी के जो 13 हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, उनके नाम मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थेन एंड सेवेन आर स्प्रेड ऑन यंग प्लांट्स टू क्विकन देयर ग्रोथ, प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। तो इसका स्प्रे हम किस लिए करते हैं? डिजीज से बचाने के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो आप किसके लिए कर सकते हो, यानी कि आप है ना अपने सीमन को लिया, उसको फ्रीज कर दिया और बाद में आप उससे क्या करोगे, फीमेल को इंसेमिनेट करने का काम करोगे। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। हॉर्सेस या गोट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो हॉर्सेस के लिए भी किया जाता है, गोट्स के लिए भी किया जाता है, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो आपकी सॉइल पोल्यूशन जो है उसका इंडस्ट्रियल सोर्स कौन है? ठीक है, इंडस्ट्री से आने वाला कौन सा वेस्ट है जो आपकी सॉइल को पोल्यूट कर रहा है? किचन वेस्ट, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक बॉटल या फिर फ्लाई ऐश। तो देखो किचन वेस्ट तो घर से आ रहा है, फर्टिलाइजर कहाँ से आ रहे हैं? खेतों से आ रहे हैं। प्लास्टिक बॉटल को कौन है? मतलब होम से ही आ रहे हैं, ठीक है, लोग ही डाल रहे हैं। बट जो फ्लाई ऐश है, ठीक है, वो कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज से आता है, ठीक है। जब आप सीमेंट को बनाते हो, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ग्राइंड करते हो, तो बहुत सारी फ्लाई ऐश प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? आपके सॉइल को पोल्यूट करने का काम करती है, इवन आपके एयर को भी पोल्यूट करने का काम करती है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।